हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। डेट्स उसके नज़दीक आ रहे हैं और एग्ज़ाम आपके ऑन शेड्यूल डेट होने वाले हैं। तो आइए आज इस सेशन में आपका और एक हम मॉक पेपर डिस्कस कर लेते हैं। फुल मॉक पेपर ऑफ योर एग्ज़ाम जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र। आपको पता है कि इसका टाइम 120 मिनट रहने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 है और क्वेश्चंस भी 120 रहने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो गिवन हैं एक बारी पढ़ के जाएं ताकि आप देख लें कि आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमारा दिमाग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे हो, क्वेश्चन सही से मार्क करने पे हो, उन पे हमारा ध्यान रहे। हम कोई लास्ट मोमेंट पे गलती ना करें, वो हमारा ध्यान होना चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जहन में रखनी है वो है कि व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग द सर्कल। वो ये है आपका, ये इस पे ध्यान रखना है। आपने कोई गलती वहाँ नहीं करनी है। बच्चे गलती करते हैं कि पेपर पे आप कोई एक क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 1 का आप ऑप्शन बी टिक कर लेते हैं जो आपको सही लगता है, लेकिन गलती से कन्फ्यूजन में या हड़बड़ी में आप कोई और सर्कल फिल करते हैं या सर्कल सही से फिल नहीं कर पाते हैं आप, दैट इज़ वाई कि वो फिर रीड भी नहीं होता है। तो आप इन छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो हैं इनको अवॉइड करने के लिए पहले से ही देख के यहीं से जाएं। व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग द सर्कल? नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे यूटी। इसमें सबसे पहला सवाल आपका, Kokborok language, recently seen in news, is recognized as one of the official state language of which state? आप सवाल आपके लिए, कोकबोरो लैंग्वेज जो है, कोकबोरक लैंग्वेज जो है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है। आई होप आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। ये रिकग्नाइज की गई है एज वन ऑफ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? दी स्टेट्स आर गिवन बिलो। आपने बता देना है अपने एंड पे, आपने गेस कर लेने हैं कि आप कौन सा स्टेट गेस कर पा रहे हैं सही से। स्कोर हमारे साथ भी शेयर कर लें। डे स्टूडेंट्स, कोक बॉर्ग लैंग्वेज जो है ये रिकग्नाइज की गई है एज द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा स्टेट। ये आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप अपने एंड पे भी गेस कर पा रहे होंगे। त्रिपुरा स्टेट आपने याद रखना है, इसकी ये स्टेट लैंग्वेज रिकग्नाइज की गई है कोक बोरक लैंग्वेज। एंड दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। आगे दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, पौनमुडी हिल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पौनमुडी हिल्स जो हैं ये किस स्टेट में लोकेटेड है, आपने बता देना है। स्टेट्स जो हैं ऑप्शंस में गिवन हैं, 4 स्टेट्स हैं। आपने बता देना है 4 स्टेट्स में ये पौनमुडी हिल्स जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, जो मुड़ी हिल्स हैं ये आपके केरला स्टेट में लोकेटेड है, केरला स्टेट में पाए जाते हैं। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये इन्फॉर्मेशन भी याद, अगर आप सही से गेस कर पा रहे हैं देन दैट इज़ बेटर, विच मीन्स आपकी नज़र है करंट अफेयर्स पे, आपने अच्छे से जनरल नॉलेज सेक्शन को कवर किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं थी तो पहली बार ही पता चल रही है, प्लीज़ जॉट डाउन दिस इन्फॉर्मेशन इन योर जनरल स्टडीज़ नोट्स, कहीं पे जॉट डाउन कर लें सो दैट कि आप इसे परमानेंटली मेमोराइज़ कर पाएँ, याद रख पाएँ, और एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल कोई पूछा जाता है तो आप सही से उसको टिक कर पाएंगे। और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ PSIFI सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? PSIFI सिस्टम क्या है? ऑप्शंस आपके गिवन हैं, योर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगेन आप ऑप्शन वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें और ट्राई टू गेस द आंसर एट योर एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन, इस फुल मॉक पेपर के एंड में आप हमसे अपना स्कोर शेयर कर लें एंड लेट अस नो कि हम कहाँ पे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी जर्नी को बेहतर बनाने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जो PSIFI जो है ये सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम
फॉर रिकग्नाइजिंग ह्यूमन इमोशंस। आपने याद रखना है जो आपका PSI-FI सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर रिकग्नाइजिंग ह्यूमन इमोशंस एंड द ऑप्शन बी इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। आइए नंबर 4 पे बढ़ते हैं, 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 में आपसे सवाल पूछा गया है, द लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। स्टेट्स के नाम नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में, और आपसे सवाल में पूछा गया है लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपने बता देना है दोस्तों। ये जो लार्जेस्ट सेक्रेड ग्रोव्स हैं ये पाए जाते हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड आपके 5वें सवाल पे हम जाते हैं और 5वें सवाल में देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिलेवेंट क्वेश्चन है। और एज फार एज दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसर्न, दिस हैज़ बीन रिसेंटली आस्क्ड इन द JKSSB एग्जामिनेशन। सो अपना ध्यान देख लें कि आप कहाँ से कितना सही खुद से कर पा रहे हैं। ऑप्शंस आर गिवन, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। ऑप्शन A, B, C एंड ऑप्शन D आर गिवन। 4 ऑप्शंस आर गिवन, आपने इनमें से गेस करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया जो स्टेट है वो आपका वेस्ट बंगाल है। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आई होप आप अपने एंड पे भी आंसर्स क्वेश्चंस के गेस कर पा रहे होंगे। एंड दी अप्रोच इज़, मैंने पहली बारी भी आपसे कहा है कि अप्रोच इज़, अगर आप इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही से गेस कर पाए हैं देन दैट्स बेटर, इफ़ नॉट देन मेक दिस इंफॉर्मेशन इन एंड जॉट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स सो दैट कि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज ये चीज़ें कर पाएँ। आपका नंबर सवाल जो 6 है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो राजमहल हिल्स है इन द ईस्टर्न इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राजमहल हिल्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। A गोंडवाना, B जो है दरबार सिस्टम, C कुडप्पा सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ये राजमहल हिल्स जो हैं जो ईस्टर्न इंडिया में हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ये आपने बता देने हैं दोस्तों। ये बिलोंग गोंडवाना से करते हैं, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली आगे थोड़ा बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 है आपका, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द हिस्टोरिकल पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। कांग्रेस ने कब आपका पास किया है हिस्टोरिकल पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, ये आपने बता देना है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हें पढ़ लें और ट्राई टू गेस द आंसर एट योर एंड। हर एक क्वेश्चन के लिए ये फॉलो होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ना है, हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। ऑप्शंस देख लें और आंसर अपने एंड पे गेस करने की कोशिश कर लें। सो दी पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन है ये कांग्रेस ने लाहौर सेशन में ये किया है, रेजोल्यूशन पास इन 1929, ये आपने याद रखना है। आपके 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वें सवाल में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया पास्ड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। जो इंडिया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है किस साल में ये पास किया गया है, ये आपने बता देना है। मैं आपको बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा इनरिच करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, ये साल 1981 1981 में ये एक्ट जो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये 1981 में पास किया गया था दोस्तों। आपके सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी गारंटीड इज़ इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डैश डैश। जो आपका प्रियम्बल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी गारंटी करता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं। इट गारंटीज इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, डियर स्टूडेंट्स। एंड द ऑप्शन C इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं इसी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आपका सवाल नंबर 10 देख लेते हैं।
Abolition of titles is mentioned in article dash dash of the Indian Constitution। किस आर्टिकल में abolition of titles जो है mentioned है in the Indian of the Indian Constitution। जो आर्टिकल्स है वो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में, और जिस आर्टिकल में ये मेंशन है abolition of titles जिसमें ये मेंशन है वो दोस्तों है आपका आर्टिकल 18, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली योर क्वेश्चन नंबर 11 इज which clause section of J&K Reorganization Act 2019 deals with appropriation of bills। कौन सा क्लॉज या कौन सा सेक्शन ऑफ J&K Reorganization Act 2019 है जो डील करता है विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। द ऑप्शंस आर गिवन A B C D। गेस द आंसर एट योर एंड। आपने आई होप J&K Reorganization Act 2019 अच्छे से पढ़ा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन याद होगी, आप आंसर अपने एंड पे गेस कर लें। मैं आपको बता दूं ये हमारा क्लॉज 43 है जिसमें J&K Reorganization Act 2019 में 19 जो इसमें जो क्लॉज 43 है या सेक्शन 43 है डील करता है विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। ये आपने याद रखना है। आपके सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दी श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल इज़ लोकेटेड इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। जो श्राइन ऑफ बाबा शमलियाल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपने बता देना है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स नीचे हैं, 4 में से ये कहाँ लोकेटेड है। और ये जो श्राइन ऑफ बाबा शमलियाल है ये आपके डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है दोस्तों। और ऑप्शन डी आपका आंसर भी है सवाल नंबर 12 का। मैं इन्हें आंसर्स को आपके लिए इनबॉक्स कर रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। आपके सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 13 आपसे पूछता है डैश डैश वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT J&K। कौन सा वाटरफॉल आपका लोकेटेड है पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT J&K, ये आपने बता देना है। ये हमारा नंदीशूल वाटरफॉल है। नंदीशूल वाटरफॉल हमारा लोकेटेड है इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UT J&K, ये आपने ज़हनशीन कर लेना है दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दी मॉक हैज़ बीन डिज़ाइंड इट कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एग्जाम एंड द ट्रेंड्स ऑफ the examinations which that the JKSSB has been conducted and is conducting। सो आपका सवाल नंबर 14 देख लेते हैं जो पूछता आपसे आफ्टर 14th सेंचुरी द सिटी ऑफ श्रीनगर कैम अंडर द डैश डैश रूलर। 1400 सदी के बाद जो सिटी ऑफ श्रीनगर है ये किस रूलर के अंडर आई है। 4 रूलर्स जो हैं नीचे हैं गुप्ता, कारकोटा, उत्पाला एंड मुगल। आपने इनमें से बता देना है कि 14 सदी के बाद किन के तहत ये रूल की गई है, किन के अंडर ये रूल की गई है सिटी ऑफ श्रीनगर दोस्तों। ये मुगल्स के अंडर रूल की गई है। आफ्टर द 14th सेंचुरी द सिटी ऑफ श्रीनगर केम अंडर द मुगल रूलर्स, ये आपने ज़हनशी कर लेना है दोस्तों। आइए आपका सवाल नंबर 15 देख लेते हैं जो आपसे पूछता है डैश डैश फ्लोज इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द ज़नस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग। कौन सा रिवर जो है फ्लो करता है इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग, ये आपने बता देना है। एंड द नेम्स ऑफ द रिवर्स आर गिवन इन द ऑप्शंस A B C D। आपने द नेम ऑफ द रिवर अपने एंड पे गेस कर लेना है टू चेक कि आप सही से गेस कर पा रहे हैं या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर विद अस सो दैट कि हमें भी पता चले कि आप बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। Dear students, it is river Indus which flows in between the Ladakh range and the Zanaskar range before crossing। ये भी आपने ज़हननशी कर लेना है। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं आपका डैश डैश डिस्ट्रिक्ट इन J&K इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। जो बसोली आर्ट पेंटिंग है वो कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में उसकी बर्थ हुई है वो आपने बता देनी है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट्स के 4 नाम्स हैं नीचे, उनमें से कहाँ पे बर्थ हुई है या बर्थ प्लेस है बसोली आर्ट पेंटिंग की वो आपने बता देना है। ये डिस्ट्रिक्ट
जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हमसे सवाल में जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सवाल में पूछा गया है वो डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कथुआ है, या आप ऐसा कह लें कि डिस्ट्रिक्ट कथुआ जो है इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ बसूली आर्ट पेंटिंग, ये आपने याद रख लेना है। आइए सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। The number 17 asks you which is the primary crop of Jammu and Kashmir। जम्मू कश्मीर का कौन सा प्राइमरी क्रॉप माना जाता है। 4 क्रॉप्स नीचे दिए गए हैं, इनमें से एक क्रॉप आपने पिक करना है या सही से टिक करना या गेस करना है जो प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। डियर स्टूडेंट्स, द क्रॉप विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ राइस। राइस इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने याद रख लेना है। आइए सवाल नंबर 18 को देख लेते हैं। विच ईयर इज़ द बेंचमार्क टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज पर द यूनाइटेड नेशंस। कौन सा ईयर बेंचमार्क है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज पर यूनाइटेड नेशंस, एंड द ईयर्स 4 डिफरेंट ईयर्स आर मेंशन्ड बिलो। इनमें से एक आपने पिक करना है जो बेंचमार्क ईयर है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जिस ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ईयर है 2023 डियर स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ द बेंचमार्क ईयर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज पर द यूनाइटेड नेशंस। नंबर 19 आपका देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। जो आपकी राजौरी किंगडम है उसका फर्स्ट रूलर कौन है वो आपने बता देना है। 4 रूलर के नाम नीचे हैं, इनमें से एक आपने सही से गेस कर लेना है। द स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रूलर हैं राजौरी किंगडम के हैं वो है राजा पृथ्वी पाल, विच इज़ कंसिडर्ड और विच इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। आइए इस सेक्शन का आखिरी सवाल 20वां सवाल देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है डैश डैश वैली वॉज नेम्ड आफ्टर द महाराजा लोलो। कौन सी वैली है जो महाराजा लोलो के नाम पे जिसका नाम रखा गया है। 4 वैलीज़ के नाम हैं नुब्रा वैली, लिदर वैली, लोला वैली और स्पीति। ठीक है, इन चारों में से कौन सी वैली का नाम महाराजा लोलो पे रखा गया है वो आपने गेस कर लेना है। वो नाम जिस वैली की हम बात कर रहे हैं वो है लोला वैली, वो है दोस्तों लोला वैली। लोला वैली वॉज नेम्ड आफ्टर द महाराजा लोलो, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। आइए अब दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन। इसमें से देखते हैं कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम किए गए हैं, कीपिंग इन व्यू द एग्जामिनेशन, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। पहला सवाल जो है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एंटोनियम फॉर इंडिक्ट। इंडिक्ट का एंटोनियम कौन है वो आपने बता देना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं, वो उनमें से आपने बता देना है, पिक्स गैस सही से कर लेना है कि इंडिक्ट का एंटोनियम कौन है नीचे दिए गए ऑप्शंस में। इंडिक्ट का ऑप्शन दोस्तों अब्सोल्यू है। अब्सोल्यू इज़ द एंटोनियम ऑफ इंडिक्ट, ये आपने याद रख लेना है। आई होप कि आपने बहुत सारे एंटोनियम सिनोनिम पढ़े होंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस में है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन में आप यहाँ से जो भी आपका वर्ड पूछा जाता है उसका एंटोनियम सिनोनिम पूछा जाता है, तो आप आई होप सही से उसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो और आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। रिविज़िट योर स्टडी मटेरियल, योर सोर्स, जहाँ से आपने इस सेक्शन को तैयार किया है, तो आप खुद को इनरिच करें, इक्विप करें विद दी मोर पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जितना कर सकते हैं। आइए आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ सिनोनियम फॉर रियलिटी। रियलिटी का कौन सा सिनोनियम है वो आपने बता देना है। आई होप देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन एंटोनियम एंड सिनोनियम। आप जानते होंगे, आई फील कि कोई डिस्कशन का इस पर कोई स्कोप नहीं है कि मैं डिफ़ाइन करने इन चीज़ों को बैठ जाऊँ। दीज ऑप्शंस आर गिवन बिलो। आपका जो रियलिटी का सिनोनियम दोस्तों है, रियलिटी का सिनोनियम आपका ट्रुथ है। ट्रुथ इज़ द सिनोनियम फॉर रियलिटी, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है ये आपसे पूछता है, देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर डैश डैश द वीड्स।
तो क्या आपने डैश डैश में प्लेस करना है, क्या ये एट है, अमंग है, अपोजिट है और ऑफ है, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, द फ्लावर इज़ अ पर्पल, द फ्लावर इज़ अ पर्पल among the weeds. There is a purple flower among the weeds, which means आपका गुलाब है जो किन के बीच में है, जो घास के बीच में है। दिस इज़ द अमंग यू कैन यूज़, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट नहीं, एट नहीं, ऑफ नहीं आएगा। दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 23। आइए आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन सेक्शन से सवाल जो आपका पूछा गया है वो दोस्तों है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट जो स्पेल्ड वर्ड है फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सी, आपके 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जो वैक्यूम है उसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। 4 वर्ड है, स्पेलिंग गलत है इनकी, एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही से है, वो आपने पिक कर लेना है। इनमें से अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका VACUUM वैक्यूम इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग दी अदर ऑप्शंस, ये आपने देखना है। आई होप इसे आप अपने एंड पे भी सही से गेस कर पाए होंगे। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दी फ्रेज स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फ्रेज़ है मैं इसे इनबॉक्स कर लेता हूँ। स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक ये किसके लिए यूज़ होता है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने एक ऑप्शन गेस कर लेना है। स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक किसके लिए यूज़ होता है। जो आपकी ये फ्रेज़ है स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक, ये दोस्तों आपकी डे लाइट सेविंग टाइम के लिए यूज़ होता है, ये आपने याद रख लेना है। आइए आपका अगला सवाल देख लेते हैं। रितेश डैश डैश टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, क्या आएगा। आई होप कि आपने ग्रामर या ये सेक्शंस अच्छे से पढ़े होंगे। दीज थिंग्स आर फिल्ड एज पर द ग्रामर रूल्स। सो रितेश हैड टू द सिनेमा, हैव, हैज़ बीन, विल बी टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। कौन सा आप ऑप्शन प्लेस करेंगे यहाँ पे, वो आपने सही से गेस कर लेना है दोस्तों। लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू। रितेश has been to the cinema twice this week is the correct option or answer to your question number 26। आपका अगला सवाल 27 देख लेते हैं। The rain has been continuous dash dash this afternoon against this afternoon at this over since this afternoon। कौन सा लगाएंगे आप, ये आपने गेस कर लेना है सही से अपने एंड पे। तो दोस्तों the rain has been continuous since दिस आफ्टरनून, सिंस इज़ द वर्ड विच जो आपका सही आंसर है जिसे आपने प्लेस करना है इन द फिल इन द ब्लैंक। सिंस इज़ द वर्ड जो आपने यहाँ पे प्लेस करना है। आइए आपका अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका है, ही इज़ एडिक्टेड टू डैश डैश सिगरेट स्मोकिंग। तो ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, नो आर्टिकल, दी सिगरेट स्मोकिंग, एंड सिगरेट स्मोकिंग, क्या लगाएंगे आप, ये आपने गेस सही से कर लेना है दोस्तों। ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, यहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपने किसी आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। आइए आपका अगला सवाल देख लेते हैं। दी एयर डैश डैश स्ट्रेंज स्मेल्स हैज़ स्मेल स्मेल नॉन ऑफ दी अबो। क्या आपको लगाना है, क्या आप गेस कर लें अपने एंड पे। दी एयर डैश डैश स्ट्रेंज स्मेल स्ट्रेंज हैज़ स्मेल स्ट्रेंज स्मेल स्ट्रेंज नन ऑफ दी अबो। क्या लगाना है दोस्त, आपने लगाना है इट दी एयर स्मेल्स स्ट्रेंज। दी ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। द एयर स्मेल्स स्ट्रेंज इज़ दी करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट वर्ड जो आपके ब्लैंक में आ जाएगा। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या है, फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपके विच ड्रेस इज़ लाइक्ड बाय यू
दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। आपने फाइंड करने हैं करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इनमें से आपने सही करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, विच ड्रेस इज़ लाइक्ड बाय यू, इसका आपने करेक्ट ऑप्शन पिक कर लेना है या गेस कर लेना है अपने एंड पे। इट इज़ विच ड्रेस डू यू लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप अपने एंड पे भी इसे सही से गेस कर पा रहे होंगे। आइए अब आपका और एक इम्पॉर्टेंट सेशन और सेक्शन ऑफ दिस पेपर जो है जनरल साइंस आपका, इसमें से देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आप भी अपने एंड पे देखें कि आप कितने सही कर पाते हैं, हम भी अपने एंड पे कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शंस को पढ़ने में। सो तो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है वो आपने बता देनी है। 4 गैसेस के नाम नीचे ऑप्शंस में हैं, आपने वो गैस उठा लेना है विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, वो गैस आपने बता देना कौन सा गैस है। दिस आई थिंक शुड बी ईजी फॉर यू टू गेस दी आंसर। आई होप कि आप इसका जो आंसर है आराम से आसानी से गेस कर पाएंगे। जिस गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डियर फ्रेंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द गैस विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर एंड द ऑप्शन सी इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 41। आइए इस सेक्शन का अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट वेक्टर बॉर्न। कौन सी नीचे दिए गए 4 डिजीज़ हैं, 4 डिजीज़ के नाम हैं और इनमें से आपने बता देनी है कौन वो डिजीज़ है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। दोस्तों जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है वो आपकी कॉलरा है। कॉलरा इज़ नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ एंड द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट आंसर और अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 42। अगला सवाल आपका, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिलेड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। आपकी अगर ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है, डीलिंग ऑफ हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स होती है, ठीक है, ज़ख़म जल्दी से नहीं भरते हैं, तो आप में किस विटामिन की कमी हो सकती है। दोस्तों आपने अपने एंड पे आंसर्स करने हैं और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ऐसा होता है, किसी पेशेंट के साथ ऐसा होता है, तो आप में विटामिन सी की कमी हो सकती है। ये वजह हो सकती है कि आपकी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, डिले ऑफ हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन अगर आप में है तब ये मुमकिन किसी पेशेंट के साथ है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग substances is used in cold countries to melt ice accumulated on the roads during winter। पूछा गया आपसे कि किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है इन कोल्ड कंट्रीज़ टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर। वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आपका सॉल्ट है, ये आपने याद रख लेना है। सॉल्ट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन द कोल्ड कंट्रीज़ टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट एड CO2 टू द एटमॉस्फेयर। कौन सा प्रोसेस जो आपका है एटमॉस्फेयर में CO2 को ऐड नहीं करता है, उस वो प्रोसेस आपने बता देना है नीचे वो कौन सा प्रोसेस है। जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो आपका फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की वजह से CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होता है। अगले सवाल को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हार्ड वाटर कंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज हार्ड वाटर कंटेन। ऑप्शंस आर गिवन जिस की हम बात करें दोस्तों, इट्स कैल्शियम विच डज hard water content, right? Number 47 is, which of the following is the chemical name of plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम क्या है वो आपने बता देना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने एंड पे आप गेस करने की कोशिश कर लें। दोस्तों जो केमिकल नेम है ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस वो आपका है कैल्शियम सल्फेट हीमिहाइड्रेट इज़ द
केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपने ज़हनशी कर लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर द रूट्स ऑफ अ प्लांट इज़। जो आपका वाटर अवेलेबल होता है इन सॉइल फॉर द रूट्स ऑफ अ प्लांट वो क्या है, वो आपने बता देना है। वो दोस्तों आपका होता है कैपिलरी वाटर। ये आपने याद रख लेना है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लंग कैंसर कैन बी काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हजार्डस सब्सटेंसेस। नीचे कुछ सब्सटेंसेस का नाम है, 4 नाम लिखे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक को पिक अपने करना है या गेस करना है। विच कैन कॉज लंग्स कैंसर, विच कैन कॉज लंग्स कैंसर इन ह्यूमन बॉडी, और जो किसी भी क्रिएचर में लंग्स कैंसर का ज़रिया बन सकती है, वजह बन सकती है, वो आपने बता देना है। जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है आपकी एब्स्टॉस पार्टिकुलेट्स। एब्स्टॉस पार्टिकुलेट्स आर दीज हजार्ड सब्सटेंसेस दैट कॉज लंग्स कैंसर। ये आपने याद रख लेना है। आइए अगला और आखिरी सवाल जो इस सेक्शन का है वो हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड। अगर एब्सेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। 4 प्रोसेसेस नीचे गिवन है, इनमें से आपने एक को गेस कर लेना है। जो करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उसको गेस कर लेना है। दोस्तों हम उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने याद रख लेना है। आइए और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कंप्यूटर में देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इट इज़ एन शॉर्ट अनाउंसमेंट टू द स्टूडेंट्स कि हम अपने चैनल पे हर एक सेक्शन के एमसीक्यूज़ आपके लिए डाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो एमसीक्यूज़ का स्पेक्ट्रम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का स्पेक्ट्रम हो, आपके लिए बढ़ जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कर पाएँ, अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन थ्रू एमसीक्यूज़ आप तक पहुंच जाए। तो कंप्यूटर के भी मॉक्स अवेलेबल हैं इसी चैनल पे। प्लीज़ डू विजिट प्ले लिस्ट एंड फाइंड दी रेलिवेंट थिंग्स फॉर यू। तो देख लेते हैं कि इस सेशन में क्या सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है। द नंबर 1 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज़ डैश डैश इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा नीचे 4 प्रिंटर्स में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आपने अपने एंड से गेस कर लेना है। दोस्तों जिस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात कर रहे हैं वो है आपका लेज़र। लेज़र इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपका ऑप्शन है एंड आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 51। अगला सवाल देख लेते हैं 52। IPv6 इज़ डैश डैश बिट न्यूमेरिक एड्रेस। ये क्या न्यूमेरिक एड्रेस है। दी न्यूमेरिक एड्रेस जो है नीचे गिवन है, इनमें से आपने पिक करना है। IPv6 का इज़ वट 32 256 120 और 64 बिट न्यूमेरिक एड्रेस। ये एड्रेस आपने चूज़ कर लेना है और सही वाला चूज़ कर लेना है, गेस कर लेना है अपने एंड पे। जो स्टूडेंट्स जिस जो न्यूमेरिक IPv6 का जो बिट न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपका है 128। IPv6 इज़ 128 बिट न्यूमेरिकल वैल्यू एड्रेस, ये आपने याद रख लेना है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछता है डैश डैश रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। कौन सा नीचे जो है रेफ़र करता है टू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। 4 ऑप्शंस आपके नीचे हैं, 4 में से एक आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट गेस अपने एंड पे कर लेना है। दोस्तों firmware is referred to as a sequence of instructions software which is substituted for hardware, ये आपने याद रख लेना है। आइए आपका अगला सवाल जो है उसे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। डैश डैश इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम। नीचे दिए गए में से क्या है अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम, वो आपने गेस कर लेना है अपने एंड पे। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों है आपका थ्रूपुट सॉरी डियर फ्रेंड्स, थ्रूपुट इज़ द
अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट टाइम उसे हम थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं कि अगला सवाल आपको इस सेक्शन में क्या पूछा गया है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपने बता देना है जो आपका MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019, इसमें से अगर आपने कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करते हैं टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, वो कौन सी की है। देयर आर दी ऑप्शंस गिवन बिलो शॉर्टकट्स शिफ्ट F शिफ्ट T कंट्रोल F कंट्रोल T। तो इन ऑप्शंस में से आपने वो एक ऑप्शन करके गेस कर लेना है। जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं दोस्तों टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन दी माई MS पावर पॉइंट 2019 इज़ कंट्रोल प्लस T। जब आप कंट्रोल प्लस T प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप इसे आई होप कि आप ये आंसर भी ऑप्शन भी गेस अपने एंड पे सही से कर पा रहे होंगे। अगला सवाल आपका देख लेते हैं इस सेक्शन से। ईच मैक मीडिया ओके ईच मैक मीडिया एसेस कंट्रोल एड्रेस इज़ डैश डैश बिट्स इन लेंथ। आपने हर एक जो हमारा मीडिया एसेस कंट्रोल या मैक जिसे हम कहते हैं जो एड्रेस है ये कितने बिट्स का होता है ये आपने बता देना है। एंड द न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर गिवन बिलो। इनमें से आपने अपना जो इसका आंसर है गेस कर लेना है। जो हमारा मीडिया एसेस कंट्रोल एड्रेस है दोस्तों ये 48 बिट्स इन लेंथ होता है, ये आपने याद रख लेना है। अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन से क्या पूछा गया है आपको। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस डैश डैश। आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है या ये क्या यूज़ करता है ये आपने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से गेस कर लेना है। आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है दोस्तों ये आपके ट्रांजिस्टर्स यूज़ करता है। ये आपने आई होप बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर जब अपनी जनरेशन्स पढ़े होंगे वहाँ से कवर कर लिया होगा और यहाँ पे भी इसे आप सही से गेस कर पाए होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने पिक कर लेना है, गेस कर लेना है कि कौन सा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपने बता देना है। दोस्तों आपका क्विक हील जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये अपनी ज़हनशी कर लेना, याद रख लेना है। अगला सवाल आपका बॉड इज़ इक्वलेंट टू। बॉड किसके इक्वलेंट होता है ये आपने बता देना है। आपका बॉड जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बता देना है किसके इक्वलेंट होता है। बॉड आपके इक्वलेंट होता है बिट्स पर सेकंड, ये आपने ज़हनशी कर लेना है, याद कर लेना है कि बॉड इज़ इक्वलेंट टू बिट्स पर सेकंड। आपका अगला सवाल देख लेते हैं कि आपका अगला सवाल क्या पूछा गया है कंप्यूटर सेक्शन से। इथिकल हैकर्स और ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश हैकर्स। इथिकल हैकर्स का और एक कोई नाम है, वो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपने गेस कर लेना है कि इथिकल हैकर्स का दूसरा नाम क्या है। इथिकल हैकर्स का दूसरा नाम जो है वो वाइट हैट है, ये आपने याद रख लेना है। वाइट हैट इज़ द अनदर नेम यूज्ड फॉर इथिकल हैकर्स एंड आई होप कि आपको पता होगा कि इथिकल हैकर्स हम किन्हें कहते हैं। सो नंबर 60 वॉज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन। आइए आपका और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसका वेटेज या शेयर बहुत ज़्यादा है आपके इस एग्ज़ाम में, जो आपका सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी सोशियोलॉजी सेक्शन, स्पेशलाइजेशन सेक्शन। इसमें देख लेते हैं 1 बाय 1 की कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 61 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन बी केप्ट इन क्रिंच अंडर। योर नंबर 1 इज़ from this section is what is the maximum strength of children that can be kept in crèche under पालना स्कीम। ये आपका है नॉट मोर देन 25, ये आपने याद रख लेना है। इस सवाल का जवाब आपका जो आपका अगला सवाल है इस सेक्शन से वो है इम्पर्सनल हॉल रिलेशनशिप इज़ द हॉल मार्क ऑफ विच ग्रुप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप किस ग्रुप का हॉल मार्क है, ये आपका हॉल मार्क है दोस्तों आपके सेकेंडरी ग्रुप का, ये आपने याद रख लेना है। सवाल नंबर 63 इज़ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
गिव राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। जिस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं वो आपका 86th अमेंडमेंट है, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल है, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज इज़ एन इनिशिएटिव अंडर विच स्कीम। ये इनिशिएटिव किस स्कीम के अंडर है? ये है आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर, ये आपने दोस्तों याद रख लेना है। आपका अगला सवाल, पॉवर्टी इज़ क्या पॉवर्टी आपकी कौन सी प्रॉब्लम है वो आपने बता देना है। पॉवर्टी आपकी सोशल प्रॉब्लम है। यहाँ आप याद रख लें, पॉवर्टी का जो पॉवर्टी के रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, एट टाइम्स रिलीजियस हो सकते हैं, सर्विस ये रिसर्च सजेस्ट करती हैं। बट हेयर द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ सोशल प्रॉब्लम। हमारी पॉवर्टी जो मानी जाती है ये सोशल प्रॉब्लम मानी जाती है। अगला सवाल इसी सेक्शन से है, व्हाट आर द इवल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के इवल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपने बता देने हैं। आपके अनएम्प्लॉयमेंट के इवल इफेक्ट्स सारे हैं। ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पर्सनल डीऑर्गेनाइजेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फैमिली डीऑर्गेनाइजेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल डीऑर्गेनाइजेशन भी है, विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव। डी इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 66। आपका अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, व्हाट आर दी स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है वो आपने बता देनी है। आपकी जो अबव गिवन स्कीम्स हैं ये सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। आपका अगला सवाल जो है, चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूड्स। चाइल्ड अब्यूज़ क्या क्या इंक्लूड करता है? आपका चाइल्ड अब्यूज़ इंक्लूड करता है फिज़िकल, सेक्शुअल एंड इमोशनल हैरेसमेंट या अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़ इंक्लूड्स चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। आपका अगला सवाल जो है, व्हाट इज़ दी काज ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के वजूहात कौन से हैं ये आपने बता देने हैं। जो ऑप्शंस 4 गिवन है, एक आपने आंसर आपने अपने एंड पे गेस कर लेना है। मैं आपको बता दूं ये सारे जो अबव गिवन ऑप्शंस है ये काजेज़ है, काजेज़ ऑफ ब्लैक मनी। वो इन्फ्लेशन हो, हाई टैक्स रेट हो, डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी हो, ये सारे काजेज़ माने जाते हैं ब्लैक मनी के। आपके पैरेलल इकॉनमी के ये काजेज़ माने जाते हैं। आपका नंबर अगला सवाल जो है, रेप, एब्डक्शन, मर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं ये आपने बता देने हैं। ये आपके क्रिमिनल वायलेंस के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। अगला सवाल आपका हाउ डू फोकवेज डिफ़र फ्राम मोर्स। डिफरेंस बताई गई है फोकवेज और मोर्स में। आपके ऑप्शंस 4 हैं, ये आप देख लें 4 ऑप्शंस। और जो डिफरेंस जो ऑप्शन करेक्टली बता पा रहा है बिटवीन फोक्स एंड मोरवेज वो है कि फोक्स are informal norms governing everyday behavior while Moors are formal norms with moral significance। ये डिफरेंस ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली बता पा रहा है, फोकवेज एंड मोर्स में। तो अगला जो आपका सवाल है वो है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस मोनोगेमी फ्रॉम द पोलोगेमी। मोनोगेमी और पोलीगेमी में डिफरेंस कौन सा ऑप्शन सही से कर पा रहा है? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही से डिफरेंशिएट कर पा रहा है वो आपने बता देना है दोस्तों। ऑप्शन ए ऑफ देख लें, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। ये डिफरेंशिएट कर पा रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएटली बिटवीन द मोनोगेमी एंड द पोलोगेमी। मोनोगेमी involves marriage to multiple partners simultaneously while polygamy involves marriage to only one partner at a time। ये आपने याद रख लेना। आपका अगला सवाल जो है, इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू मल्टीपल जनरेशन्स लिव टुगेदर इन दी हाउस होल्ड। किस टाइप ऑफ फैमिली में मल्टीपल जनरेशन्स रहती हैं एक दूसरे के साथ एक ही घर में, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ये आपने याद रख लेना है। आपका जो अगला सवाल है इसमें से पूछा गया है, फीमेल फोर्टिसाइड यूटीजिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दो चीज़ें किसकी एग्जाम्पल है ये आपने बता देनी है। ये आपकी एग्जाम्पल सोशल वायलेंस की है, ये आप सॉरी डियर फ्रेंड्स, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। किस साल में आपका नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? ये आपके अक्टूबर 1 1978 में लॉन्च किया गया था। ये डेट आपने याद रखनी है कि इस डेट पे नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल देख लेते हैं,
व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनेक्टेड, कब आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, ये आपने बता देना है। ये आपका इनेक्ट 2005 में किया गया था, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपने बता देना है। सही स्टेटमेंट हमारा है HIV कॉजेज एड्स इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपने याद रख लेना। आई होप आप अपने एंड पे भी आंसर सही से गेस कर पा रहे होंगे। हमसे अपना स्कोर शेयर कर लीजिएगा। 78th question is which concept refers to the unequal distribution of resources and opportunities in society। कौन सा कॉन्सेप्ट रेफर कर रहा है टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी, वो आपने बता देना है, वो आपने वो आंसर गेस कर लेना है। वो जो टर्म है उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो रेफर करता है टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी। आपका अगला सवाल जो है जिसमें पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिस्ट्रिक्ट सोशल क्लासेस। कौन सी टर्म है विच इज़ यूज्ड फॉर द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिस्टिंक्ट सोशल क्लासेस, वो आपने पिक कर लेनी है या गेस अपने एंड पे कर लेनी है। हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो है क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम इज़ द टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिस्टिंक्ट सोशल क्लासेस। आपका अगला सवाल जो है इसे देख लेते हैं, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर इन सोसाइटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता है अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड बिहेवियर इन सोसाइटी, वो आपने बता देना है। जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो है नॉर्म्स। नॉर्म्स वो टर्म है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन कल्चर ओवर अदर्स। उस टर्म कौन सी वो टर्म डिस्क्राइब करती है बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन कल्चर ओवर अदर्स, वो आपने बता देना है। जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो है आपकी इथनोसेंट्रिज्म इज़ दैट पर्टिकुलर टर्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका अगला सवाल, इसकी ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट थियरी सजेस्ट्स दैट डिवाइंस इज़ अ नेचुरल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये कौन सी थियरी सजेस्ट करती है वो आपने बता देनी है। जो ये थियरी सजेस्ट करती है वो है फंक्शनलिज्म थियरी ये सजेस्ट करती है। ये आई होप आप अपने एंड पे सही से गेस कर पा रहे होंगे। अगला सवाल आपका, इसे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। Which concept refers to the systematic oppression and discrimination against individuals based on their sexual orientation or gender identity। कौन सा कॉन्सेप्ट रेफर करता है टू द सिस्टमैटिक ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन their sexual orientation और जेंडर आइडेंटिटी। उस टर्म को हमने गेस कर लेना है। वो टर्म है हेटेरोसेक्सिज्म इज़ दैट पर्टिकुलर टर्म जो इसके लिए यूज़ होती है, ये आपने याद रख लेना है। अगला सवाल आपका 84th क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन। कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन, वो फैक्टर आपने सही से गेस कर लेना है। जिस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है इफेक्टिव मेंबर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज। ये वो फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन, ये आपने याद रख लेना है। अगला सवाल आपका 85th, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एन एसोसिएशन दैट ऑपरेट्स एट द इंटरनेशनल लेवल विद मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। जो टर्म डिस्क्राइब करती है एन एसोसिएशन दैट ऑपरेट्स एट द इंटरनेशनल लेवल विद मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उस एसोसिएशन वो कौन सी एसोसिएशन है वो हमने बता देनी है। वो एसोसिएशन है ट्रांजिशनल एसोसिएशन एंड विच इज़ आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 85। अगला सवाल हम आपका देख लेते हैं। अगला सवाल है, व्हाट फैक्टर इज़ अ की डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा फैक्टर आपका की फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वो आपने गेस कर लेना है। जितने आपके ऑप्शंस गिवन हैं ये सारे ऑप्शंस आपका डिटरमाइन करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वो आपकी एथनिसिटी हो, आपका रिलीजन, जेंडर हो, विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 86। अगला सवाल आपका देख लेते हैं दोस्तों। द नंबर 87th क्वेश्चन आस्क्स यू,
हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड सोसाइटी एज द सिंपल होमोजेनस एंड द कम्प्लेक्स हेटेरोजेनस। किसने क्लासीफाई को सोसाइटी को ऐसे क्लासीफाई किया है? हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, जिन्होंने सोसाइटी को ऐसे क्लासीफाई किया है। आपके अगले सवाल में पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोमलगेटेड। पहली नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी कब प्रोमलगेट की गई थी? आपने उस साल को गेस करना है। वो साल, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, वो है 1968। ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है, दी पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन 2008 इन। जगह का नाम आपने बता देना है कि कहाँ पे ये लॉन्च की गई है पोषण अभियान। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये लॉन्च की गई थी। अगला सवाल आपका, समर्था इज़ अ सब कंपोनेंट कम्स अंडर विच मिशन। समर्थ्या जो है ये सब कंपोनेंट है, ये किस मिशन के अंडर आती है? उस मिशन को आपने गेस करना है। ये मिशन शक्ति है जिसके अंडर ये आती है। ये आई होप आप अपने एंड पे भी सही से गेस कर पा रहे होंगे। अगला सवाल है, रमेश इज़ अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल लेफ्ट पार्टी, ही इज़ डिस्कसिंग ह्यूमन राइट्स, ही वुड बी डिस्कसिंग मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। रमेश आपका पॉलिटिकल लीडर है, आप पॉलिटिकल लेफ्ट पार्टी, ये ह्यूमन राइट्स डिस्कस कर रहा है। ही वुड बी डिस्कसिंग मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। कौन से राइट्स की ये बात कर रहा होगा वो अपने बता देने हैं। ये सोशल राइट्स डिस्कस कर रहा होगा अगर ये लीडर ऑफ पॉलिटिकल लेफ्ट पार्टी है तो। 91 आपके 4 और आपके इकोनॉमिक राइट्स से ये 2 राइट्स का डिस्कस कर रहा होगा दोस्तों। उस हिसाब से हमारा आंसर जो बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, ये आपने देख लेना है। आपका अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। कौन सा नीचे दिए गए में से कैरेक्टर है ह्यूमन राइट्स का, वो अपने अपने एंड से गेस कर लेना है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। जिस कि हम कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। हमारे ह्यूमन राइट्स जो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर होते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टर जिसकी बात क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा गया था। आपका अगला सवाल, Why is 21st June 1946 an important date with reference to UHRD, United यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के लिए 21 जून 1946 एक इम्पॉर्टेंट डेट क्यों है ये आपने बता देनी है। बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NUDR, तब कमेटी इस्टेब्लिश फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। दैट्स वाई द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन। आपका अगला सवाल, विच अमंग दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यूज्ड बाय मैकाइवर फॉर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किया है मैकाइवर ने फॉर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ये आपने बता देना है। हम बात कर रहे हैं कॉमन टेरिटरी की और मैकाइवर साहब ने इसकी बात की है। अगला सवाल आपका, द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज एक्स इज़ एग्रीकल्चर। For the past 2 years, they have been going through a drought, due to which the villagers are moving to other areas for work to earn a living. The people of village X are referred as environmental. क्या वो कहलाते हैं वो विलेजर्स? अगर ये सिचुएशन है तो वो माइग्रेट कर रहे हैं काम के लिए, तो क्या वो उन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं। आपका अगला सवाल, 8-year-old दीक्षा इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट एट हर न्यू स्कूल, शी इज़ इन विच फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। किस स्टेज, डेवलपमेंट के किस स्टेज में दीक्षा है? अगर वो ट्राई कर रही है टू एडजस्ट एट हर न्यू स्कूल, आपने वो स्टेज बता देना है। वो स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये वो स्टेज है, तब हमारी दीक्षा जो है इस स्टेज में होंगी अगर वो ट्राई कर रही है टू एडजस्ट एट हर न्यू स्कूल। आपका अगला सवाल है, 13-year-old रोहन इज़ वर्किंग इन अ सिगरेट फैक्ट्री विद मैनी अदर चिल्ड्रंस ऑफ सिमिलर एज। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दिस इलीगल। तो जो चाइल्ड लेबर है किस आर्टिकल के अंडर इलीगल है, तो पूछा सीधे सीधे यही गया है। इट इज़ आर्टिकल 24 जो आपने याद रख लेना है। अगला सवाल आपका, पीपल वरीइंग अबाउट एवरीथिंग इन द
डैश डैश, कब लोग हर एक चीज़ के बारे में फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं, वो कौन सा स्टेज होता है या कौन सी कंडीशन होती है, वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसे GAD हम कहते हैं। अगला सवाल आपका जो है वो पूछता है आपसे, सोशल सिक्योरिटी, राइट एजुकेशन एंड राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियन आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इन द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के कौन से पार्ट में हैं वो सोशल सिक्योरिटी, राइट एजुकेशन एंड राइट टू जॉइन ट्रेड, ये किस पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन के, वो आपने बता देने हैं। ये है सोशो इकोनॉमिक राइट्स के पार्ट हैं ये आपने याद रख लेना है। अगला सवाल आपका, अर्लियर SAG स्कीम कवर्स एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स 11 to 14, नाउ एज पर द रिवाइज्ड स्कीम 2022 ऑनवर्ड्स द एज ग्रुप ऑफ द गर्ल्स कवर्स इन द स्कीम इज। पहले के जो गर्ल्स का एज ग्रुप ये कवर कर रहे थे 11 to 14, जब ये रिवाइज हुआ है 2022 में, तो तब से कौन सी नई एज ग्रुप जो है वो निर्धारित की गई है, वो आपने बता देनी है। दैट एज ग्रुप इज़ 11 to 18 ईयर्स, विच इज़ करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 100। अगला सवाल आपका, एज पर द रिवाइज्ड स्कीम गाइडलाइंस 2023 ऑफ SAG द अदर न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम आर। कौन से नए ऑब्जेक्टिव स्कीम के हैं वो आपने बता देने हैं। जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप देख लें, ये सारे नए ऑब्जेक्टिव्स हैं SAG स्कीम के, ये आपने जहनशी कर लेने हैं। आपका अगला सवाल, सना इज़ अ सोशल वर्कर, शी इज़ इंटरवीनिंग सम विलेजर्स टू नो देयर सोशल प्रॉब्लम्स एंड इम्पैक्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स ऑन देयर रिलेशनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ बेस्ट टू कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड डेटा। कौन सा अप्रोच सही तब रहना चाहिए अगर वो इंटरव्यू कर रही हैं विलेजर्स को हमारी कौन, सना साहिबा, तो कौन सा अप्रोच आपके हिसाब से सही रहेगा? सोशल अप्रोच सही रहेगा, नॉट साइको एनालिटिकल, नॉट जनरल अप्रोच, नॉट ह्यूमैनिटेरियन, बट सोशल अप्रोच इज़ द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल आपसे क्या पूछता है, द टर्म फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटेंशनली किलिंग अ गर्ल चाइल्ड विद इन 1 year ऑफ इट्स बर्थ। अगला सवाल, व्हाट इज़ एन ए फाइनल रिलेशनशिप। फाइनल रिलेशनशिप क्या है वो आपने बता देनी है। आपकी फाइनल रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मैरिज, उसे आप फाइनल रिलेशनशिप कहते हैं। आपका अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और द एग्जांपल्स ऑफ फिलैंथ्रोफी। फिलैंथ्रोफी के कौन से एग्जांपल्स हैं वो आपने बता देने हैं। आपके फिलैंथ्रोफी के एग्जांपल्स हैं 1 and 4, विच मीन्स आपका डोनेटिंग आई टू द ब्लाइंड एंड डोनेटिंग मनी फॉर अ हॉस्पिटल विंग और द एग्जांपल्स ऑफ फिलैंथ्रोफी, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है, विच इशूज़ आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। कौन कौन से इशूज़ आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एड्रेस कर लेती है, वो आपने बता देना है या सही से अपने एंड पे गेस करना है। वो इश्यूज़ हैं A and B, विच मीन्स A and B, ये दो वो इश्यूज़ हैं जो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एड्रेस करती है। आपका अगला सवाल, हाउ डज़ मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आपने वो बता देना है। योर मॉडर्नाइजेशन हैज़ डज दिस, and I'm going to read this for you. Modernization can exacerbate economic inequality with disparities widening between the affluent and the marginalized as society undergoes economic transformation and structural change. This is how modernization has impacted inequality. ये ऑप्शन आपका सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, गिवन द अदर ऑप्शंस अमंग द ऑप्शंस दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 107। आपका अगला सवाल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है मॉडर्नाइजेशन में? ऑप्शंस आर गिवन, आई एम हाईलाइटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर यू। आप पहले देख लें ऑप्शन ए, फिर दूसरा देख लें, आप ऑप्शन सी देख लें, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन डी। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ा है, एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडर्नाइजेशन। आपका ग्लोबलाइजेशन जो है दिस, its role is this, which is mentioned in the option C. Globalization facilitates modernization by promoting international exchange, technological advancement, economic integration that accelerate the process of modernization.
Let me highlight this properly. Let me inbox this properly so that you can read this option. आपका अगला सवाल है, व्हाट इज़ बाइलेटरल किनशिप सिस्टम। आपका बाइलेटरल किनशिप सिस्टम क्या है, उसके बारे में आपका सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन हैं। आप ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट ऑप्शन है वो अपने एंड से गेस कर सकते हैं। एक जो आपकी किनशिप बाइलेटरल किनशिप है, A kinship system where descent is traced through the both the fathers and the mothers lines, उसे हम bilateral kinship system कहते हैं। ये आप आई होप कि आप अपने एंड से भी सही से गेस कर पा रहे होंगे। अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ कॉन्सिग्यूएंस फैमिली फ्रॉम द अदर फैमिली टाइप्स। डिफरेंशिएट आपने करनी है कॉन्सिक्वेंस फैमिली फ्रॉम द अदर फैमिली टाइप्स। वो कौन सा ऑप्शन नीचे डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सही से कर पाता है वो अपने बता देना है। योर द ऑप्शन विच डिफरेंशिएट्स द बिटवीन टू मोस्ट अप्रोप्रिएटली इज़ contiguous families involves a relationship among blood relatives. This is the option which is answer to your question number 110. आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है। आपकी एक फैमिली विद ओनली वन पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर गिविंग एंड सपोर्ट इज़ द सिंगल पेरेंट फैमिली। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू मल्टीपल जनरेशन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस होल्ड, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। हम उसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन अर्लियर। आपका अगला सवाल जो है, इन विच टाइप ऑफ मैरिज अरेंजमेंट्स डू पार्टनर्स फॉर्म अ ग्रुप यूनियन विद मल्टीपल स्पाउसेस। किस टाइप ऑफ मैरिज अरेंजमेंट में डू पार्टनर्स फॉर्म अ ग्रुप यूनियन विद मल्टीपल स्पाउसेस, उस मैरिज को हम क्या कहते हैं वो आपने बता देना है। उसे हम ग्रुप मैरिज कहते हैं। आपका अगला जो सवाल है विच इज़ अगैन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू फोकवेज डिफर फ्रॉम लॉज। फोकवेज और लॉज में आपकी डिफरेंस पूछी गई है। ये डिफरेंस आपका ऑप्शन ए सही से बता पा रहा है। फोकवेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स वाइल लॉज आर फॉर्मल रूल्स इन्फोर्स्ड बाय द लीगल इंस्टीट्यूशंस, ये आपने याद रख लेना है। आपका अगला सवाल जो है, अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, अनीता इज़ अ वर्कर इन अ शू फैक्ट्री। इन हर फैक्ट्री मेल्स आर गेटिंग हायर पे देन 14 वुमन फॉर द सेम वर्क and the same position. Which article of the fundamental rights is neglected in this scenario? कौन सा आर्टिकल तब इस सिनेरियो में नेगलेक्ट होता है वो आपने बता देना है। इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये किस आर्टिकल में है और कौन सा आर्टिकल नेगलेक्ट होता है। ये आर्टिकल 39 क्लॉज डी है जो नेगलेक्ट होता है, ये आपने याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। By when should eligible families apply for SMAS financial grant? SMS फाइनेंशियल ग्रांट के लिए कब एलिजिबल फैमिलीज़ को अप्लाई करना चाहिए ये आपने बता देना है। इन्हें अप्लाई करना चाहिए, कोई टाइम इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। समास फाइनेंशियल ग्रांट के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है। अगला सवाल, दी हैकमैन curve demonstrates that investment in ECCE प्रोग्राम है क्या है। जो हैकमैन कर्व डिमॉन्स्ट्रेट क्या करती है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है इन ECCE प्रोग्राम तो वो आपने बता देना है, हायर रिटर्न्स देन लेटर रेमिडिएशन। The Heckman's curve demonstrates that investment in ECC program have higher returns than later remediation. अगले सवाल को देख लेते हैं। What is the primary unit of socialization in society? प्राइमरी यूनिट क्या है सोशलाइजेशन में, सोसाइटी में, वो आपने बता देना है। Obviously this should be easy for you to answer. This is family. अगले सवाल को देख लेते हैं। इन अ मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम डिसेंट्स इज ट्रेस्ड थ्रू विच लाइन्स। मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम में आपके डिसेंट्स ट्रेस किन लाइन्स पे किए जाते हैं वो आपने बता देने हैं। through the mother's lines. This is the answer to your question number 119.
आखिरी सवाल इस सेशन पे, इस मॉक के सेशन पे आ जाते हैं। व्हाट कैरेक्टराइज अ ब्लेंडेड फैमिली? ब्लेंडेड फैमिली, नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन कैरेक्टराइज करता है अ ब्लेंडेड फैमिली? A family formed through remarriage or union of individuals with children from previous relationship is the characteristic is the option which characterizes a blended family. Dear students, this was the mock of 120 फुल मॉक पेपर ऑफ 120 क्वेश्चंस जो आपके साथ आज डिस्कस किया गया है। कोई भी एरर हो या कोई भी मिस प्रिंटिंग हो या कोई भी गलती हमारे साइड से हो तो प्लीज़ डू राइट एस, हम उसे रेक्टिफाई करके आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि इस मॉक को एंड तक देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर की मिल जाए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लें। आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो पिनड कमेंट में दी गई होगी, वो ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद आंसर की, आप अपने एंड पे भी इसे प्रैक्टिस कर सकती हैं।